कभी सोचा है कि किसी लेखक को उपन्यासों का राजा यानी सम्राट क्यों कहा जा सकता है? ये कितनी बड़ी बात है। आज हम हिंदी साहित्य के ठीक उसी सम्राट की बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी विरासत के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो ये जो उपाधि है ये बहुत खास और शक्तिशाली है। इसे कहते हैं उपन्यास सम्राट। जरा सोचिए कितना बड़ा सम्मान होगा ये। उपन्यास सम्राट मतलब उपन्यासों का राजा। इन शब्दों में ही एक अलग वजन है ना? सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी शख्सियत थी जिसे ये सम्मान मिला। और वो नाम है मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, हिंदी और उर्दू साहित्य के वो स्तंभ जिनका नाम आज भी बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर उन्हें ये उपाधि मिली क्यों। इसका जो राज है ना, वो छिपा है उनके लिखने के एक बहुत ही खास अंदाज में। इस सम्मान का जो सोर्स है वो थी उनकी यथार्थवादी रचनाएं। मतलब ऐसी कहानियां जो समाज की असलियत को बिना किसी पर्दे के, बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती थीं। और हाँ, उनके लिए यथार्थवाद का मतलब सिर्फ सच दिखाना भर नहीं था। नहीं, इसका मतलब था समाज की कड़वी से कड़वी सच्चाइयों को बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सबके सामने लाकर रख देना। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी सामाजिक सच्चाइयां थीं? वो कौन सी बातें थीं जिन्हें वो अपनी कलम से इतनी बेबाकी से सामने ला रहे थे? किसानों की गरीबी, समाज में फैला जातिवाद का जहर और महिलाओं का दमन, ये सब उनके लेखन के केंद्र में थे। और इन सभी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर माध्यम चुना। और उसी साहित्य के जरिए उन्होंने उस दौर के समाज की उन गहरी और अक्सर परेशान कर देने वाली हकीकतों पर रोशनी डाली जिनके बारे में बात करने तक की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते थे। और इन सच्चाइयों को उन्होंने पूरी की पूरी निर्भीकता के साथ दुनिया के सामने रख दिया। देखिए, यही वो बेखौफ अंदाज था जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता था। वो सच की आवाज बनने से कभी नहीं डरे। तो ये सब चीजें मिलकर प्रेमचंद की उस महान विरासत को कैसे बनाती हैं? चलिए उनके इस पूरे सफर को एक नजर में समझते हैं। देखिए, उनका सफर वाकई असाधारण था। उन्होंने हिंदी और उर्दू के एक महान लेखक के तौर पर शुरुआत की, फिर यथार्थवादी लेखन में महारत हासिल की, और इसी महारत के दम पर वो समाज की सच्चाइयों की एक निडर आवाज बन गए। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली। और बस यही तो सारी बात का निचोड़ है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें सच लिखने का, सच दिखाने का साहस था। उनका लिखा हुआ हर शब्द सिर्फ कहानी नहीं था, वो तो समाज को दिखाया गया एक आईना था। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर प्रेमचंद ने अपने समय के समाज को आईना दिखाने के लिए साहित्य का इस्तेमाल किया, तो आज का साहित्य हमारे समाज की कौन सी सच्चाइयां दिखा रहा है? आज की कहानियों में, आज के उपन्यासों में आखिर कौन सी आवाजें गूंज रही हैं? सोचने वाली बात है। मुंशी प्रेमचंद, ये नाम सुनते ही कितनी कहानियां जहन में आ जाती है ना? उनकी लेखनी ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है, पर कभी सोचा है कि एक लेखक इतना महान बनता कैसे है? क्या चीजें हैं जो एक इतनी पावरफुल साहित्यिक आवाज को जन्म देती हैं? तो चलिए आज हम सब मिलकर इस पर्दे को हटाते हैं और मुंशी प्रेमचंद की महानता के पीछे की असल कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प बात, जिस लेखक को हम सब मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। जी हाँ, धनपत राय श्रीवास्तव। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस नाम के पीछे जो इंसान था, उसे समझे बिना प्रेमचंद की कहानियों की आत्मा को समझना थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। चलिए गहराई से जानते हैं कि एक लेखक के तौर पर उनका आरंभ आखिर हुआ कैसे। वो तारीख थी 31 जुलाई 1880। इसी दिन धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म हुआ। जरा सोचिए, उस वक्त का भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। माहौल ही कुछ और था। और उनका जन्म हुआ था वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही में। देखिए, ये गांव सिर्फ एक पता नहीं था, ये उनकी आत्मा का हिस्सा था। उनकी कहानियों में जो गांव की मिट्टी की एक सच्ची महक है ना, वो यहीं से आई थी, इसी लम्ही गांव से, जहां असली भारतीय ग्रामीण जीवन सांस लेता था। लेकिन ये जो शुरुआत थी ना, ये किसी सुनहरी कहानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। असल में उनके जीवन का अगला अध्याय तो संघर्ष
और मुश्किलों से भरा हुआ था। एक ऐसा दौर जिसने उनके देखने के नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके पिता डाक खाने में एक क्लर्क थे। अब उस जमाने में क्लर्क की नौकरी मतलब तनख्वाह इतनी कम कि घर चलाना भी एक रोज की जंग जैसा था। तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आर्थिक तौर पर जीवन कितना मुश्किल रहा होगा। पैसे की तंगी तो एक तरफ थी ही, पर किस्मत ने एक और बड़ा इम्तिहान लिया। जब वो बहुत ही छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गईं। सोचिए, एक तो गरीबी और ऊपर से माँ का साया उठ जाना। इस दोहरी मार ने उनके बचपन पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो शायद कभी मिटी ही नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो उनका बचपन दो बड़ी सच्चाइयों के इर्द गिर्द घूमता रहा। एक गरीबी और दूसरा मुश्किल हालात। और ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये वो असलियत थी, वो अनुभव थे जिन्होंने उनके हर एक दिन को, उनके वजूद को गढ़ा। तो अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, इन सारे अनुभवों का, इस सारे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? कैसे इन मुश्किलों ने एक इतने बड़े लेखक को जन्म दिया? चलिए अब यही देखते हैं कि जीवन की ये छाप उनकी लिखाई पर कैसे और कहाँ नजर आती है। एक बात तो तय है, उनके बचपन का असर उनकी लेखनी में एकदम साफ झलकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो एक तरह से उनकी अपनी ही जिंदगी का आईना था। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ उनकी जिंदगी की कड़वी हकीकत थी, गरीबी, मुश्किलें, और दूसरी तरफ थी उनकी कलम जिसने समाज की उसी हकीकत को बिना किसी बनावट के जस का तस कागज पर उतार दिया। मतलब एक सीधा कनेक्शन है। यही वजह है कि उनकी कहानियों में जो यथार्थवाद, जो रियलिज्म हमें दिखता है, वो किसी कल्पना की उड़ान नहीं बल्कि उनके अपने भोगे हुए सच से निकला था। और यहीं पर प्रेमचंद की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या महान साहित्य अक्सर गहरे दर्द और पीड़ा से ही जन्म लेता है? क्या सच में तकलीफ ही वो स्याही बनती है जिससे सबसे असरदार कहानियां लिखी जाती हैं? मुंशी प्रेमचंद, ये नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या हम उस कहानी को जानते हैं, उस जिद को जानते हैं जिसने उन्हें प्रेमचंद बनाया? आज हम उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी उसी जिद की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर सीखने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर सोचते हैं। पढ़ाई के रास्ते में, मतलब एजुकेशन की राह में, सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देखेंगे कि प्रेमचंद के लिए इसका जवाब कितना पर्सनल और कितना मुश्किल था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर बड़े लेखक की एक नींव होती है ना? प्रेमचंद के लिए भी ये नींव उनकी शुरुआती पढ़ाई में रखी गई। और उनकी पढ़ाई उस वक्त के तौर तरीकों में, उस समय की परंपराओं में बहुत गहराई तक डूबी हुई थी। उनकी शुरुआती तालीम हुई उर्दू और फारसी में। अब देखिए, ये सिर्फ दो ज़बानें नहीं थीं। उस जमाने में ये साहित्य, कल्चर और नए नए विचारों की दुनिया का दरवाज़ा हुआ करती थी। समझिए, यहीं से उनके अंदर का लेखक बनना शुरू हुआ था। लेकिन ये जो ज्ञान का रास्ता था, ये कोई आसान रास्ता नहीं था। फूलों का नहीं, कांटों का था। उनकी दिमागी नींव जितनी मजबूत थी ना, उनके सामने खड़ी मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी थीं। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां संघर्ष और संकल्प की असली परीक्षा होती है। उनकी सबसे बड़ी जंग किसी किताब या किसी आइडिया से नहीं थी, वो थी गरीबी से। पैसों की तंगी एक पहाड़ की तरह सामने खड़ी थी, एक ऐसा पहाड़ जो हर कदम पर उनकी पढ़ाई का रास्ता रोके हुए था। और हालात ऐसे थे कि पढ़ाई जारी रखना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। सोचिए, ये जिंदगी का वो मोड़ था जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, जहां बड़े बड़े सपने टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद वो अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी उन्होंने शिक्षा जारी रखी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके अंदर की जिद का, उनके पक्के इरादे का, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो सवाल यह है कि इस जिद का, इस पक्के इरादे का नतीजा क्या हुआ? जब कोई इंसान मुश्किलों के सामने घुटने टेकने से मना कर दे तो उसकी कहानी कामयाबी की तरफ कैसे मुड़ती है? चलिए अब यही देखते हैं। उनकी इस पूरी जर्नी को हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप, मुश्किलों का सामना करना। दूसरा स्टेप, हार ना मानने का पक्का इरादा। और तीसरा स्टेप, अपनी मंजिल तक पहुंचना, यानी एक टीचर बनना। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये अपने आप में उस हिम्मत की पूरी कहानी कहते हैं। और आखिरकार हुआ क्या? अपनी इसी लगन के दम पर वो उस मुश्किल दौर से बाहर निकले।
उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई ही पूरी नहीं की, बल्कि वो खुद एक टीचर बन गए। मतलब ज्ञान की जो लौ उन्होंने अपने लिए जलाई थी, अब उसी से वो दूसरों का रास्ता रोशन करने लगे। तो ये जो कहानी है ना, ये उनकी बायोग्राफी का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। ये तो एक जिंदा मिसाल है इस बात की कि एकेडमिक दृढ़ता यानी पढ़ाई के लिए जो जिद होती है वो असल में दिखती कैसी है। इसका मतलब यही है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप ज्ञान के पौधे को सींचना नहीं छोड़ते। और अंत में प्रेमचंद की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी एक इंसान का स्ट्रगल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा कैसे बन सकता है। कभी सोचा है एक इतना बड़ा, इतना कामयाब लेखक अपनी अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ देगा? आज हम प्रेमचंद के उसी एक बड़े फैसले की कहानी में उतरेंगे जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे देश की सोच को एक नई दिशा दे दी। बात सीधी सी है, प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, तो सवाल उठता है आखिर ऐसा किया क्यों? मतलब क्या वजह हो सकती है कि कोई अपना इतना जमा जमाया करियर, एक सिक्योर फ्यूचर, सब कुछ दांव पे लगा दे? इसी एक सवाल में ना इस पूरी कहानी का राज छिपा है, और चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस क्यों का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रेमचंद छोड़ क्या रहे थे। मतलब ये सरकारी नौकरी उनके लिए कितनी मायने रखती थी। देखिए, प्रेमचंद का करियर ना बढ़िया चल रहा था। उन्होंने एक स्कूल टीचर के तौर पर शुरुआत की और फिर तरक्की करते करते स्कूल इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच गए। ये कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं थी, बल्कि इज्जत और एक पक्के भविष्य की गारंटी थी। अब जरा कहानी को उस दौर में लेकर चलते हैं जब ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा फैसला ना हवा में नहीं लिया जाता। उस वक्त का जो माहौल होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये फैसला तब लिया गया जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था, और इसका मतलब साफ है, प्रेमचंद की सरकारी नौकरी का मतलब था ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना। उस समय ना हर हिंदुस्तानी के मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ तो थी सरकारी नौकरी जो इत्मीनान, सुरक्षा और समाज में एक रुतबा देती थी, और दूसरी तरफ पूरे देश में आज़ादी की आवाज़ बुलंद हो रही थी। और इसी कश्मकश के बीच एक आवाज़ उठी, एक ऐसी आवाज़ जिसने प्रेमचंद जैसे लाखों लोगों के मन के सारे शक शुबे दूर कर दिए और रास्ता एकदम साफ दिखा दिया। ये वो आवाज़ थी जिसने सच में पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। एक ऐसी पुकार थी वो जिसके आगे अपनी पर्सनल खुशियां, अपना आराम, सब कुछ छोटा लगने लगा था। तो उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी? सीधा सा एक लाइन का जवाब है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। जी हां, यही वो चिंगारी थी जिसने उनके इस फैसले को आग में बदल दिया। अच्छा, तो ये असहयोग आंदोलन था क्या? असल में ये पूरे देश में फैला एक अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी ने सबसे अपील की कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का सहयोग देना बंद कर दें, और इसमें सरकारी नौकरियां छोड़ना भी शामिल था। तो अब समझ में आता है कि नौकरी छोड़ने का ये काम सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, यह अपने आप में एक बहुत बड़े आदर्श की मिसाल बन गया। तो पूरी कहानी क्या बनी? एक तरफ एक बढ़िया सिक्योर करियर, दूसरी तरफ देश को आज़ाद कराने के आंदोलन से मिली प्रेरणा, और फैसला हुआ कि उसूल पद से ज्यादा बड़े हैं। उनका ये एक कदम देशभक्ति का एक जिंदा सबूत बन गया। और ये बात कितनी जबरदस्त है कि ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ने का मामला नहीं था, ये तो अपनी वफादारी का ऐलान था। एक खुला स्टेटमेंट था कि कोई किसके साथ खड़ा है, एक विदेशी हुकूमत के साथ या अपने देश और अपने लोगों के साथ, जिन्हें दुनिया प्रेमचंद के नाम से जानती है। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी शुरुआत इस नाम से हुई ही नहीं थी। उनकी एक बिल्कुल अलग पहचान थी। तो ये कहानी है पहचान की, थोड़ी मजबूरी की, और हां, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की। तो सवाल यही है, आखिर कोई लेखक अपनी पहचान क्यों बदलेगा? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा? क्या ये सिर्फ एक, कह सकते हैं, आर्टिस्टिक चॉइस थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई गहरी मजबूरी छिपी हुई थी? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का जो सार है वो यही है, एक ही लेखक, एक ही जीनियस, लेकिन उनकी साहित्यिक पहचानें दो थीं। और ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, नहीं, ये उस पूरे दौर में जो बदलाव आ रहा था उसका एक प्रतीक था। तो देखिए, यहाँ है वो दो पहचानें। एक तरफ हैं नवाब राय, ये उनका शुरुआती नाम था, और वो लिखते थे उर्दू में, जो उस समय की, कह सकते हैं, अदालती और साहित्यिक जुबान हुआ करती थी। और फिर दूसरी तरफ हैं प्रेमचंद, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य के सम्राट बने। तो ये सिर्फ एक इंसान का नाम बदलना नहीं था,
ये उस दौर के जो सोशो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए मिलते हैं नवाब राय से, क्योंकि सारी कहानी की जड़ वो यहीं से शुरू होती है। तो नवाब राय असल में वो तखल्लुस या पेन नेम था जिसे लेखक धनपत राय श्रीवास्तव ने अपने लेखने के सफ़र की शुरुआत में इस्तेमाल किया। उनकी पूरी बुनियाद उर्दू साहित्य में थी और उनकी शुरुआती सभी रचनाएं इसी जुबान में थीं। तो देखिए, ये सफ़र शुरू होता है 1900 के शुरुआती दशक में नवाब राय के नाम से। फिर साल आता है 1908, जब उनकी कहानियों का एक कलेक्शन छपता है, सोज़े वतन, जिसका मतलब है देश का दर्द। लेकिन असली मोड़ आता है 1909 ने। ब्रिटिश सरकार इस किताब को बैन कर देती है और बस इसी एक घटना की वजह से 1910 में एक नई पहचान का जन्म होता है। अब जरा उस घटना के बारे में बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पल था जब सियासत कला से टकराई और एक लेखक को अपनी आवाज बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। देखिए, नवाब राय की कलम सिर्फ कहानियां नहीं लिख रही थी, वो उस वक्त एक पूरे राष्ट्र की आत्मा की आवाज बन रही थी। उनकी लेखनी में देशभक्ति और आज़ादी की वो चिंगारी थी जो धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरह फैल रही थी। और वजह यही थी कि उनकी देशभक्ति से भरी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी कहानियों में जो स्वराज की आग थी ना, उसे उस वक्त की हुकूमत अपने लिए एक बड़ा खतरा मान रही थी। तो ये सिर्फ एक किताब पर बैन नहीं था, नहीं, ये एक सोच पर, एक विचार पर हमला था। इस बैन का सीधा सीधा मतलब था नवाब राय की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। उनसे साफ कह दिया गया कि वो अब इस नाम से कभी नहीं लिखेंगे। अब सोचिए, एक लेखक के लिए उसकी कलम छीन लेना, उसकी पहचान मिटाने जैसा ही तो है। लेकिन कहते हैं ना, दमन से अक्सर विद्रोह का जन्म होता है। तो खामोशी के बजाय इस घटना ने एक तरह से एक साहित्यिक पुनर्जन्म को जन्म दिया और यहीं से कहानी में एंट्री होती है प्रेमचंद की। तो ये सब हुआ कैसे? स्टेप 1 था बैन, जिसने नवाब राय के लिखने पर पूरी तरह रोक लगा दी। इसी वजह से जरूरत पड़ी स्टेप 2 की, एक नई आवाज, एक नया नाम ढूंढने की। और फिर आया स्टेप 3, नाम अपनाया गया प्रेमचंद। और यहीं से निकला चौथा और सबसे अहम कदम, उर्दू से अपना फोकस हटाकर हिंदी साहित्य की तरफ एक नई राह बनाने का। तो नवाब राय की पहचान को पीछे छोड़ना पड़ा। वो एक जरूरी बलिदान था ताकि लिखने का जो सफर था वो किसी भी हाल में रुके नहीं, वो जारी रह सके। और उनकी जगह जन्म हुआ प्रेमचंद का, एक ऐसा नाम जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए हिंदी साहित्य का दूसरा नाम बन गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये आम आदमी की भाषा में उसकी कहानी कहने का एक पूरा आंदोलन था। तो आखिर में इस बदलाव का मतलब क्या था? ये सिर्फ एक नया कलम नाम नहीं था, ये उर्दू से हिंदी की तरफ एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल को भी दिखाता है। ये सेंसरशिप से बचने का एक तरीका था। और सबसे बड़ी बात, ये उस साहित्यिक दिग्गज का जन्म था जिसने भारतीय साहित्य का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है, आखिर एक नाम में कितनी ताकत होती है? प्रेमचंद की जिंदगी बताती है कि एक नाम सिर्फ पहचान से कहीं ज्यादा हो सकता है। ये अस्तित्व का, विरोध का और एक पूरी विरासत का प्रतीक बन सकता है। कहते हैं कि साहित्य, लिटरेचर अपने समय का आईना होता है। एक ऐसा आईना जिसमें समाज अपना असली चेहरा, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ सब देख सकता है। पर क्या ये बात सच है? क्या सच में कुछ शब्द, कुछ पन्ने एक पूरे जमाने की हकीकत को बयां कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही लेखक की दुनिया में उतरेंगे जिनके काम ने इस सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी साहित्य का वो बड़ा नाम जिन्होंने मानो अपना पूरा जीवन ही इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए लिख दिया। जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो कोई ख्याली दुनिया नहीं रचते थे। उनकी असली ताकत थी उनकी नज़र, जो रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी सच्चाई को देखती थी और फिर जो जैसा देखा बिना किसी लाग लपेट के हूबहू वैसा ही कागज पर उतार दिया। तो चलिए अब जरा उनकी कुछ खास रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। वही रचनाएं जिन्होंने प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाया, जिन्होंने उनकी इस शानदार विरासत को गढ़ा। गोदान, गबन, ईदगाह, कफन, ये सिर्फ किताबों के नाम नहीं हैं। ये तो उस आम हिंदुस्तानी की जिंदगी के पन्ने हैं जिन्हें शायद तब कोई पढ़ना भी नहीं चाहता था।
ये उनके काम की गहराई और असर का सबसे बड़ा सबूत हैं। पर एक सवाल तो मन में उठता है ना, कि आखिर इन सारी कहानियों और नॉवेल्स में ऐसा क्या है जो इन सबको एक धागे में पिरोता है। यही वो सवाल है जो हमें उनके काम के बाहरी परत से हटाकर सीधे उसकी रूह तक ले जाता है। और यहीं पर इसी सवाल के जवाब में हमें उनके काम का असली मर्म मिलता है, वो एक कॉमन धागा जो उनकी हर एक कहानी में हमें महसूस होता है। उनकी हर कहानी में, उनके हर एक किरदार में एक चीज हमेशा मौजूद रहती है, एक एहसास जो उन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। उनका असली मकसद था उन लोगों को कहानी का हीरो बनाना जिन्हें दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती थी। उनकी कलम हमेशा समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए चली, वो गरीब, वो किसान, वो औरतें, जिनके दर्द और संघर्ष को कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। और ये जो बात है ना, समाज की सच्ची तस्वीर दिखाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने राजा रानी और महलों की कहानियों को छोड़कर समाज के हाशिए पर जी रहे लोगों के संघर्ष और उनकी इंसानियत में असली कहानी ढूंढी। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। सवाल ये कि इतनी पुरानी, दशकों पहले लिखी गई ये कहानियाँ आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? उनकी विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। उन्होंने हमें सिखाया कि साहित्य का एक मकसद ये भी है, शायद सबसे ज़रूरी मकसद, कि वो उनकी आवाज़ बने जिनकी कोई नहीं सुनता, दूसरों के दर्द को महसूस करना और उसे आवाज़ देना। और देखिए, ये बात हमें घुमाकर वापस उसी सवाल पर ले आती है जहाँ से हमने शुरू किया था। उनका हर एक शब्द इस बात का सबूत है कि साहित्य सच में समाज का आईना हो सकता है और होना भी चाहिए। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जिन मुद्दों के बारे में प्रेमचंद ने 1 सदी पहले लिखा था, गरीबी, अन्याय, इंसानी हक की लड़ाई, क्या वो मुद्दे आज खत्म हो गए हैं या उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है? प्रेमचंद, ये नाम सुनते ही कहानियों की एक पूरी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उनके पूरे साहित्य की बुनियाद असल में सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली फैसले पर टिकी थी? चलिए आज इसी को समझते हैं। और वो फैसला छिपा है इस एक लाइन में। यही वो चाबी है जिससे प्रेमचंद के लेखन का ताला खुलता है। उन्होंने कल्पना की बड़ी बड़ी उड़ानों को नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी ठोस सच्चाई को चुना। तो चलिए प्रेमचंद के इसी एक चुनाव को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये था वो बुनियादी फैसला। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब साहित्य में राजा, रानी और परियों की कहानियां भरी पड़ी थी, मतलब कल्पना ही कल्पना। लेकिन प्रेमचंद ने जानबूझकर एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि उनकी कलम वो लिखेगी जो सच है, जो असलियत है, जो समाज की कठोर जमीन पर होता है। और इसी सच्चाई की बुनियाद पर उन्होंने अपने लेखन के, कह सकते हैं, 4 मजबूत पिलर्स खड़े किए: यथार्थवाद, सामाजिक सुधार, सरल भाषा और मानवीय संवेदनाएं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके पहले 2 पिलर्स से। ये वो पिलर्स हैं जो उनके काम को समाज का एक आईना बना देते हैं। यथार्थवाद, रियलिज्म, आखिर ये है क्या? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है चीजों को ठीक वैसा दिखाना जैसी वो हैं, कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं। प्रेमचंद का मानना था कि एक लेखक का काम है समाज के सामने बस एक आईना रख देना। पूस की रात कहानी याद है? उसमें एक गरीब किसान की लाचारी और वो कड़कड़ाती ठंड का जैसा जिक्र है, वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस यही है यथार्थवाद। लेकिन प्रेमचंद के लिए सिर्फ आईना दिखाना काफी नहीं था। असल में उनका एक मिशन था। पहला स्टेप, आईना दिखाओ, मतलब यथार्थवाद के जरिए समाज की सच्चाई सामने लाओ। और दूसरा स्टेप, वो अपने आप आता है। जब लोग उस सच्चाई को देखेंगे तो उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे, और यहीं से आता है सामाजिक सुधार। देख रहे हैं कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, सच्चाई दिखा दी, सुधार की बात भी हो गई, लेकिन इसका फायदा क्या अगर ये बातें आम आदमी तक पहुंचे ही ना? और बस यहीं पर प्रेमचंद का तीसरा पिलर काम आता है। तो सवाल यह है कि प्रेमचंद की कहानियां आखिर इतनी पॉपुलर हुई कैसे, हर घर तक कैसे पहुंच गईं? वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की किताबों तक ही क्यों नहीं सिमट कर रह गईं? जवाब बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। सरल और बोलचाल की भाषा। उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उन्होंने वो भाषा चुनी जो एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में बोलता है, समझता है। और इसी वजह से उनके बड़े से बड़े विचार भी सीधे लोगों के दिल तक पहुंच गए। और अब आते हैं उनके चौथे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, वो चीज जिसने उनकी कहानियों में सचमुच जान डाल दी,
मानवीय संवेदनाएं मतलब उनकी कहानियां सिर्फ फैक्ट्स की रिपोर्टिंग नहीं थी, वो तो इंसानी जज्बातों की गहराइयों में उतर जाती थीं। ईदगाह का वो छोटा सा हामिद, याद है कैसे वो मेले में अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, लेकिन अपनी दादी के लिए एक चिमटा ले आता है। बस यही वो मानवीय संवेदना है जो उनके किरदारों को हमारे लिए इतना असली, इतना यादगार बना देती। तो इन चारों पिलर्स को मिला के आखिर प्रेमचंद की विरासत बनती क्या है? तो ये हैं वो 4 स्तंभ। यथार्थवाद यानी समाज का आईना, सामाजिक सुधार जो उनका मिशन था, सरल भाषा जो आम जनता की आवाज बनी, और मानवीय संवेदनाएं जो उनकी कहानियों का दिल थीं। और सबसे अहम बात, ये चारों के चारों पिलर्स सिर्फ एक ही बुनियाद पर खड़े थे, सच्चाई। उनकी हर एक कहानी, हर किरदार, हर एक शब्द, सब कुछ इसी एक बुनियाद से अपनी ताकत लेता था। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं कि आखिर साहित्य का, लिटरेचर का असली काम क्या है? सिर्फ मनोरंजन करना, या कल्पना की दुनिया में ले जाना, या फिर समाज को उसकी सच्चाई का आईना दिखाना? प्रेमचंद ने तो अपना जवाब बहुत साफ साफ दे दिया था, पर सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में इस सवाल का क्या मतलब है? बस ये एक लाइन, इसमें ही सब कुछ छिपा है। प्रेमचंद के लिए लिटरेचर यानी साहित्य सिर्फ कोई मनोरंजन की चीज नहीं था, नहीं, वो एक औजार था, कह सकते हैं एक हथियार, समाज में सचमुच का बदलाव लाने का एक बहुत ताकतवर जरिया। और यही वो सोच है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो कौन थे ये महान लेखक? आइए पहले हिस्से में उन दमदार शब्दों के पीछे के इंसान को जानते हैं। अब यहां जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है कि हम उन्हें देखते कैसे हैं। अक्सर हम उन्हें एक महान लेखक कह देते हैं, और वो थे भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा हुआ। असल में वो एक समाज सुधारक थे जिनका काम करने का मैदान था साहित्य। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, और उनकी कलम उस मकसद को पूरा करने का एक जरिया थी। तो अब दूसरे हिस्से में जरा उस दुनिया पर नजर डालते हैं जिसके खिलाफ प्रेमचंद लड़ रहे थे। उनकी कहानियां मानव विचारों का एक रणक्षेत्र थीं, जो उस वक्त की गहरी सामाजिक मुश्किलों से सीधे सीधे टकराती थीं। और ये थे वो दुश्मन जिनसे उन्होंने अपने शब्दों से लड़ाई लड़ी। वो जातिवाद के जहर के, औरतों पर होने वाले जुल्म के, गरीबी के बोझ के, और समाज को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार के, इन सब के कट्टर विरोधी थे। उनकी कहानियों में सिर्फ इन मुद्दों का जिक्र नहीं होता था, बल्कि वो इन पर सीधा हमला करती थीं। ये दिखाती थीं कि इनकी वजह से इंसानों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। तो फिर उनका तरीका क्या था? ये लड़ाई उन्होंने लड़ी कैसे? तीसरा हिस्सा हमें बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी कलम और अपनी सोच को सुधार का एक ताकतवर माध्यम बना लिया। और ये स्लाइड देखिए, उनकी पूरी सोच को कितने अच्छे से समझाती है। उनकी प्रेरणा कहाँ से आई? गांधीवादी विचारधारा से, मतलब सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के उसूलों से। और इन विचारों को फैलाने का उनका माध्यम क्या था? साहित्य। उन्होंने गांधी जी के दर्शन को ऐसी जबरदस्त कहानियों में बदल दिया जो हर घर तक, हर दिल तक पहुंच सकती थीं। मतलब सोच और एक्शन का एक परफेक्ट संगम था ये। तो असल बात ये है, यही वो बड़ा आइडिया है जो प्रेमचंद के पूरे काम के पीछे है। ये मानना कि कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, वो समाज को आईना दिखा सकती हैं, वो गलत चीज़ों पर सवाल उठा सकती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो लोगों को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हिम्मत और प्रेरणा दे सकती हैं। और यहीं पर आकर हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है। प्रेमचंद ने तो अपने ज़माने की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए अपने कलम का इस्तेमाल किया। आज के इस मॉडर्न डिजिटल दौर में कहानियां, लेखन और साहित्य हमारे समाज को एक नई शक्ल देने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद, एक ऐसा नाम जिनकी कहानियों से हम सब वाकिफ हैं। उन्होंने अपने दौर को अपनी कलम से आवाज दी, पर क्या हम उस कीमत को जानते हैं जो उन्होंने अपनी हर एक कहानी, हर एक शब्द के लिए चुकाई? आज हम उसी कहानी के पीछे की कहानी में झांकने वाले हैं। हम सब उनकी विरासत का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन उस इंसान का क्या जिसने ये सब रचा? और यही वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। किसी भी महान कला के पीछे की असली कीमत आखिर होती क्या है? तो चलिए जरा इस शोहरत के पर्दे को हटाते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जो इन अमर कहानियों के पीछे था। और हम पाएंगे कि उनकी जिंदगी उतनी भी असाधारण नहीं थी जितना शायद हम सोचते हैं। ये बात शायद थोड़ी हैरान करे, लेकिन इतने बड़े लेखक की निजी जिंदगी, खास तौर पर उनका वैवाहिक जीवन, बेहद सामान्य था। कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, कोई असाधारण मोड़ नहीं।
उनकी जिंदगी की जो असली कहानी थी ना, वो उनकी लिखने की मेज पर कलम और कागज के बीच लिखी जा रही थी। पर इस सादगी भरे पर्दे के पीछे एक लड़ाई चल रही थी, एक लगातार चलने वाली लड़ाई। ये लड़ाई थी पैसों की तंगी की, एक ऐसी जंग जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लड़ी। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ साल या महीने की बात नहीं थी। सोचकर देखिए, एक लेखक जिन्हें आज हम इतना बड़ा मानते हैं, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में गुजरी। ये उनके जीवन की एक कड़वी सच्चाई थी, रोजमर्रा की हकीकत। असल में ये पैसों का दबाव सिर्फ एक अकेली समस्या नहीं था, बल्कि ये तो एक दुष्चक्र की, कह सकते हैं, पहली कड़ी थी। एक ऐसा चक्र जिसने धीरे धीरे उनसे बहुत कुछ छीन लिया। जब हम प्रेमचंद के बारे में सोचते हैं तो क्या दिखता है? कहानियां, गोदान, गबन, ईदगाह, कहानियों का एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन उनकी अपनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। हर एक कहानी के पीछे, हर एक शब्द के पीछे एक जबरदस्त संघर्ष छिपा था। जो दुनिया के लिए कला थी, वो उनके लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई थी। तो ये चक्र चला कैसे? देखिए, सबसे पहले आया आर्थिक दबाव। इस दबाव ने उन्हें लगातार बिना रुके काम करने पर मजबूर किया। इस लगातार काम ने पैदा किया जबरदस्त तनाव, शारीरिक भी और मानसिक भी। और आखिर में इसी तनाव ने उनकी सेहत को धीरे धीरे गिराना शुरू कर दिया। एक सीधी मगर बहुत ही दुखद कर। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी बस एक दुख भरी कहानी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कहानी में असली मोड़ तो यहीं आता है, क्योंकि इसी संघर्ष की आग में तपकर उनकी कला और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। मतलब ये जो मुश्किलें थी ना, वो सिर्फ रुकावटें नहीं थी, बल्कि वही तो वजह बनी उनकी कला की गहराई की। इसी वजह से उनकी कहानियों में इतनी सच्चाई है, इतनी हमदर्दी है। उन्होंने जो भोगा, जो महसूस किया, वही अपनी कहानियों में उतार दिया। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या किसी कलाकार के संघर्ष को जाने बिना हम उसकी कला को सच में पूरी तरह से कभी समझ सकते हैं? शायद असली कहानी कला और कलाकार के बीच के इसी गहरे रिश्ते में छिपी है। जानते हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए ना शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से शुरू करना पड़ता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। वो साल था 1936 और तारीख थी 8 अक्टूबर। जगह वाराणसी। और इसी दिन हिंदी साहित्य के एक बहुत बहुत बड़े लेखक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो एक जिंदगी का अंत, लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत। असल में यहीं से ये कहानी सही मायनों में शुरू होती है। और वो महान लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। जी हां, वही जिन्हें हम सब हिंदी साहित्य का सम्राट भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसा था इस महान लेखक का जीवन? कौन सा वो संघर्ष था जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी कहानी बुनी गई? गरीबी में जीवन बिताने वाले इस महान लेखक, बस ये एक शब्द गरीबी, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष को आप कह सकते हैं बयां कर देता है। और जानते हैं, यही संघर्ष उनकी कलम की स्याही बना, और उसी स्याही ने ऐसी कहानियां लिखीं जो अमर हो गईं। लेकिन यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने अपनी जिंदगी में झेला, उसके ठीक उलट है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। एक ऐसी विरासत, एक ऐसी धरोहर जो सच में किसी भी कीमत से बहुत परे है। और यही है इस पूरी कहानी का सार। देखिए, एक तरफ है उनका जीवन जो गुजरा गरीबी में, तंगी में, और दूसरी तरफ है उनकी धरोहर जो है अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। ये जो विरोधाभास है ना, यही मुंशी प्रेमचंद की कहानी का दिल है, उसका केंद्र है। तो आखिर ये अमूल्य धरोहर थी क्या? ये था साहित्य का एक बहुत बड़ा, एक विशाल खजाना। उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, जो उनकी अपनी मुश्किलों और हालातों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर साबित हुए। सोचिए, गोदान, गबन, ईदगाह, इन जैसी रचनाओं से उन्होंने एक आम इंसान के संघर्ष को, समाज की कड़वी सच्चाई को और हमारी मानवीय संवेदनाओं को एक आवाज दी। और कमाल की बात यह है कि वो आवाज आज भी उतनी ही सच्ची और प्रासंगिक लगती है। तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमेशा से रहा है कि हम असल में किस चीज को, किस बात को महत्व देते हैं।
और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कला, आर्ट, एक ऐसी विरासत कैसे बना देती है जो हर मुश्किल, हर कठिनाई के बाद भी जिंदा रहती है। प्रेमचंद का जीवन और उनकी लेखनी, उनकी विरासत इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि बनाने की ताकत, सोचने की ताकत किसी भी दुनियावी मुश्किल से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत होती है।